दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नकाबपोश चोर। ये विनोद हमीदी की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको, नकाबपोश चोर को। ये इसका पुराना कवर है, ओरिजिनल। नकाबपोश चोर। शहर के बीच में बने टावर की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। पूरा शहर गहरी नींद के आनंद में डूबा हुआ था। ऐसे में शहर की एक पोश कॉलोनी की सड़क पर एक रहस्यमय छाया चलती नजर आ रही थी। उसकी मंजिल एक विशाल कोठी थी जिसके बाहर एक बंदूकधारी संतरी पहरे पर तैनात था। काली छाया बाउंड्री वॉल के कोने के पास पहुंचकर पहरे पर तैनात संतरी को देखने लगी। फिर उसने नीचे झुककर एक पत्थर उठाया और अपनी दाहिनी ओर उछाल दिया। पहरे पर तैनात संतरी के कानों से जब पत्थर की आवाज टकराई, खट, कौन है? अगले पल वह तेजी से आवाज की तरफ भागा और बाउंड्री वॉल के कोने पर पहुंचकर चिल्लाया, एक कौन है उधर? जब कोई उत्तर न मिला तो संतरी वापस अपनी जगह जाने के लिए घूमा। तभी संतरी के बेहोश होकर गिरते ही संतरी से निपटने के बाद नकाबपोश ने अपने थैले से रस्सी की सीढ़ी निकालकर उसके हुक दीवार में फंसाए। फिर उस सीढ़ी पर चढ़कर एक छोटे से यंत्र से दीवार के ऊपर लगे तारों को चेक करने लगा। तो इनमें बिजली का करंट है। फिर उसने जेब से रबड़ चढ़ा हुआ कटर प्लास निकाला और सावधानी पूर्वक तारों को काटने लगा। तार काटने के बाद वह दीवार के दूसरी तरफ कूद गया। कुछ पलों बाद वह फूलों की क्यारी में दुबका इर्द इर्द गिर्द का निरीक्षण कर रहा था। अंदर भी पहरेदार जरूर होंगे। तभी उसके कानों से एक विचित्र आवाज टकराई, सर। यह आवाज कैसी? अगले क्षण, ओ, यह तो डोबरमैन कुत्ते के दौड़ने की आवाज है। यह कुत्ता बिना भौंके हमला करता है, अतः मुझे आने वाले खतरे से सावधान रहना होगा। नकाबपोश का अनुमान सच था, क्योंकि अगले पल एक बड़े आकार का कुत्ता उस पर कूदा। लेकिन नकाबपोश ने कुत्ते को अपने दोनों हाथों पर रोक लिया। गुर्र। कुत्ता उसकी गर्दन अपने भयानक जबड़ों में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन नकाबपोश बुलागा, फुर्तीला और शक्तिशाली था। उसने कुत्ते के खुले हुए मुंह में अपना दस्ताने वाला हाथ फंसा दिया। अगले पर गुर्र 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 गुर्र। लगातार 2-3 बारों के बाद वह भयानक कुत्ता समाप्त हो गया। मर गया साला। अगर मैं सावधान नहीं होता तो एक मेरी गर्दन चबा डालता। फिर कुछ देर बाद उस खिड़की पर चढ़कर नकाबपोश भीतर कूद गया और अपने आप को शांत करने लगा। फिर आगे बढ़कर, अब तुम आराम से सोते रहोगे और मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। उसके बाद नकाबपोश निश्चिंत होकर तिजोरी के निकट पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले ही दिन अखबारों में इस चोरी की खबर छपी। रक्षा मंत्री के घर में चोरी। रक्षा मंत्री के घर में चोरी। चालाक चोर तिजोरी तोड़कर गहने ले उड़ा। उसने पहरेदार को घायल कर दिया और प्रहरी कुत्ते को मार डाला। इस घटना के 3 दिन पश्चात प्राइवेट डिटेक्टिव विनोद रक्षा मंत्री के सामने उनके प्राइवेट रूम में बैठा था। मिस्टर विनोद, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने आपको क्यों बुलवाया है? केवल इतना कि शायद आप मुझे किसी चोर की तलाश कराना चाहते हैं। परफेक्टली राइट। मंत्री जी थोड़ा आगे झुकते हुए बोले, आप यह सोचकर जरूर हैरान होंगे कि मैंने आपको ही क्यों बुलाया है, जबकि मैं सरकारी जासूसों की भी मदद ले सकता था। नहीं, मैं हैरान नहीं हूं सर, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसमें आप सरकारी जासूसों को शामिल नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर विनोद। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरे यहाँ हुई चोरी की खबर आप अखबारों में पढ़ चुके हैं ना? जी हाँ। अगर मैं कहूँ कि वह खबर गलत है तो? मैं समझा नहीं सर। वह खबर आदि गलत है। चोरी जरूर हुई है मिस्टर विनोद, मगर गहनों की नहीं। फिर जो चीजें चोरी हुई है उनमें एक ऑडियो कैसेट है, कुछ दस्तावेज हैं और एक नक्शा है। जिसने भी इन्हें चोरी किया है वह हमारे देश का दुश्मन है और मैं उस दुश्मन को आपके द्वारा तलाश कराना चाहता हूँ। इन चीजों की चोरी की सूचना मैंने जानबूझकर अखबारों को नहीं दी है। मगर क्यों सर? इसलिए कि चोर ऐसा नहीं चाहता था। चोर? क्या आप चोर को जानते हैं सर? यस मिस्टर विनोद, मैं चोर को जानता हूँ, क्योंकि वह स्वयं मुझसे मिलने आया था। मैं कुछ समझा नहीं सर।
बात यह है मिस्टर विनोद की, वैसे और उन चीजों के बदले हमारी सरकार को ब्लैकमेल करना चाहता है। ब्लैकमेल? हाँ, लेकिन वह रुपया नहीं चाहता। वह चाहता कि हमारी पार्टी आने वाले इलेक्शन में उसके कुछ साथियों को एमपी बनवा दे। वह बहुत चालाक है मिस्टर विनोद। उसने यह सारा सामान किसी ऐसी जगह छुपा दिया है जहां से उसे ढूंढना संभव नहीं है, और उसने ऐसी व्यवस्था भी कर दी है कि उसके गिरफ्तार होते ही अथवा मारे जाते ही वह चीजें शत्रु देश के एजेंटों तक पहुंच जाएगी। आई सी। जी हाँ, और इसलिए हम सरकारी जासूसों की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि उसने धमकी दी है कि अगर सरकारी जासूस हरकत में आए तो भी वह उन चीजों को देश से बाहर पहुंचा देगा। वह चोर या ब्लैकमेलर कौन है सर? उसका नाम जगमोहन उर्फ मोनी है। मोनी? आपका मतलब है दिल्ली का मशहूर बदमाश? उसका भला राजनीति से क्या संबंध? वह किन लोगों को एमपी बनवाना चाहता है और क्यों? फिलहाल फिलहाल हम इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे। पहले तो हम वह सामान वापस चाहते हैं जो उसने चुरा लिया है। आप प्राइवेट जासूस हैं, आप इस केस पर काम करेंगे तो मोनी को संदेह नहीं होगा कि हम उसके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर। मैं इस केस पर काम करने के लिए तैयार हूँ सर। थैंक्स मिस्टर विनोद। आपको आपके काम का पूरा मेहनताना मिलेगा, और अगर आप सफल हो गए तो देश आपका उपकार मानेगा। और विनोद उसी दिन से जगमोहन उर्फ मोनी की तलाश में लग गया। सबसे पहले वह उस नाइट क्लब में गया जहां मोनी अक्सर देखा जाता था। मोनी अभी तक नहीं आया, लेकिन 3 दिन की भागदौड़ के बाद विनोद ने जगमोहन उर्फ मोनी का पता चला लिया और उसी दिन मंत्री जी को फोन करके कहा, सर मोनी पोर्ट ब्लेयर चला गया है, मैं भी उसके पीछे पोर्ट ब्लेयर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक बहाना चाहिए। कैसा बहाना मिस्टर विनोद? मैं चाहता हूँ कि आपका कोई धनवान दोस्त अपनी पत्नी के गहने चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराए और फिर मुझे बकायदा केस सुपुर्द कर दे। आपका दूसरा आदमी वह गहने लेकर पोर्ट ब्लेयर चला जाए और मैं उसका पीछा करता हुआ पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाऊं। इस तरह मोनी को संदेह नहीं होगा कि मैं उसके पीछे आया हूं। बहुत अच्छी तरकीब है, मैं भी सारा प्रबंध कर देता हूं। आपकी अक्लमंदी देखकर मुझे विश्वास हो गया कि आप जरूर सफल होंगे। और फिर 3 दिन बाद विनोद भी पोर्ट ब्लेयर पहुंच गया। 2 दिन पोर्ट ब्लेयर में रहने के बाद उसने नकली चोर से गहने वापस प्राप्त कर लिए, लेकिन चोर भागने में सफल हो गया। इस बीच उसने जगमोहन को भी तलाश कर लिया था। वह होटल पैराडाइज में मिस्टर जगत के नाम से ठहरा हुआ था। विनोद उसी दिन होटल पैराडाइज में जगमोहन उर्फ मोनी उर्फ मिस्टर जगत से मिलने पहुंचा। 10 नंबर कमरे में ठहरे मिस्टर जगत क्या इस समय अपने कमरे में है? काउंटर क्लर्क ने कीबोर्ड की ओर देखकर कहा, जी हाँ। कुछ पल बाद 10 नंबर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर विनोद ने दस्तक दी। खट खट। कई बार दस्तक देने पर भी उत्तर न मिला तो विनोद ने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और थोड़ी सी कोशिश के बाद वह ताला खोलने में सफल हो गया और दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। अंदर आकर विनोद ने पुकारा, मिस्टर जगत। इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो विनोद को खतरे का एहसास हुआ और उसने अपना पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया। फिर दूसरा दरवाजा खोला। वह दरवाजा खोलते विनोद के मुख से घुटा हुआ स्वर निकला, माय गॉड। अपने आश्चर्य पर काबू पाने के बाद विनोद ने आगे बढ़कर लाश को घूर कर देखा। यह मोनी ही है, मगर मर चुका है और इसे मरे लगभग 4-5 घंटे बीत चुके हैं। फिर मोनी की लाश को उसी हालत में छोड़ विनोद कमरे की तलाशी लेने लगा। पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद भी कोई काम की चीज नहीं मिली। अंत में वह एक अलमारी में टंगे मोनी के कपड़ों की तलाशी लेने लगा। इस तलाशी में उसे कोट की एक जेब से एक कार्ड मिला। यह तो होटल सी क्वीन का रिजर्वेशन कार्ड है और किसी मिस्टर एंड मिसेज राम सिंह के नाम है, यानी उन्होंने कल की तारीख में वहां कमरा बुक कराया है। विनोद ने वह कार्ड अपनी जेब में रखते हुए सोचा, अब इस कमरे में रुकना खतरनाक है। कोई न कोई व्यक्ति मोनी के इस राज से अवश्य परिचित था कि उसके कब्जे में क्या चीज है, इसलिए उसने मोनी की हत्या कर दी और वह सामान अपने साथ ले गया। उसके बाद विनोद चुपचाप मोनी के कमरे से बाहर निकल आया।
अगले दिन सुबह होते विनोद होटल सी क्वीन पहुंचा। आपके यहाँ मिस्टर राम सिंह के लिए एक कमरा रिजर्व है। यस सर, क्या आप ही मिस्टर राम सिंह हैं? विनोद ने 100 के 5 नोट क्लर्क के सामने रखते हुए कहा। वह कमरा आप मुझे दे दें। अगर मिस्टर राम सिंह आ गए तो मैं कमरा खाली कर दूंगा। लेकिन सर, विनोद ने नोटों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन वो छोड़ो मिस्टर, यह 500 रुपए हैं और इतने रुपए आसानी से नहीं मिलते। ओके सर। राम सिंह के कमरे में आने के बाद विनोद ने सोफे पर बैठते हुए शौम से कहा, मुझे विश्वास है कि यहाँ मिस्टर राम सिंह कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोनी ने राम सिंह के नाम से यह कमरा अपने लिए ही रिजर्व कराया होगा। वह इस कमरे में किसी से मिलना चाहता होगा, लेकिन किससे, यहीं जाने के लिए तो मैंने 500 रुपए खर्च किए हैं। कुछ समय कमरे में बिताने के बाद विनोद नहाने के लिए होटल के स्विमिंग पूल पर आ गया। पुल के किनारे पर वह रंगीन छतरी के नीचे लेटा हुआ था कि हेलो। विनोद जल्दी से उठ बैठा और घूरकर हेलो करने वाली को देखा। क्या आपने मुझे हेलो कहा है? लड़की बेग तकल्लुफी से उसके निकट आकर बैठते हुए बोली, यस मिस्टर विनोद राणा, आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप देश के मशहूर प्राइवेट जासूस हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप देश के मशहूर प्राइवेट जासूस हैं। मेरा नाम रीना है, मिस्टर विनोद, और मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे मेरे पति से बचा सकते हैं, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। पति? क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, केवल 15 दिन पहले हमारी शादी हुई है। हम हनीमून पर हैं। 15 दिन में आप पति से घबरा गई? क्या वह आपको रोस्ट करके खाना चाहता है? मजाक न कीजिए विनोद जी, मैं अपने पति से सचमुच भयभीत हूँ। वह और उसके दोस्त। कहते कहते वह रुककर भयभीत नजरों से विनोद के पीछे देखने लगी। विनोद ने पलट कर देखा। वह व्यक्ति निकट आया तो रीना उससे बोली, हेलो माइकल, इनसे मिलो, यह मिस्टर विनोद है। विनोद ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके बढ़ते हुए हाथ की उपेक्षा करते अपने दोनों हाथ पुलों पर रखते हुए कहा, तो तुम हो विनोद, 2 पैसे के जासूस। कुछ घटिया अखबारों में अपना नाम छपवाकर तुम स्वयं को बड़ा 30 मार्का समझते हो। विनोद को क्रोध तो बहुत आया, मगर वह शांत स्वर में बोला, मेरा नाम विनोद है और मैं सिर्फ इंसान हूँ। यह बात है तो मैं तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा। फिर माइकल ने विनोद का हाथ अपने हाथ में लिया। हेलो। लेकिन अगले क्षण विनोद का एहसास हो गया कि माइकल के इरादे अच्छे नहीं थे, क्योंकि वह पूरी शक्ति से विनोद का हाथ दबा रहा था, यहाँ तक कि विनोद के हाथ की हड्डियां कड़कड़ाने लगी थी। ए मिस्टर, क्या मेरा हाथ तोड़ने का इरादा है? हा हा हा, जासूस। विनोद समझ गया कि अगर जल्दी उसने अपने बचाव में कुछ न किया तो वह पागल व्यक्ति उसका हाथ तोड़ देगा। अतः विनोद ने अपने हाथ को जोर से झटका दिया और आह, चोट लगते उसने विनोद का हाथ छोड़ दिया। लेकिन विनोद ने उसे संभलने का अवसर दिए बिना एक गुस्सा उसके जबड़े पर मारा, मगर वह फुर्ती से उठा और विनोद पर आक्रमण करना चाहा। ओ यू बस्टर्ड। लेकिन इस बार विनोद की किक ने उसे स्विमिंग पूल में लुढ़का दिया। छपाक। माइकल का सिर पुल के पारदर्शी पानी में गोता खाकर सतह पर आया तो वह विनोद को गाली देने लगा। यू बस्टर्ड। विनोद ने हंसकर कहा, महिलाओं के सामने गालियां नहीं बकते गधे, अपना मुंह बंद रखो वरना पानी में आकर जीभ खींच लूंगा। माइकल पानी से बाहर निकला और विनोद को खूनी नजरों से घूरता हुआ उस गार्डन अम्ब्रेला की तरफ चल दिया, जहां गुंडों जैसी सूरत के 2 आदमी नहाने के बाद गाउन पहने बैठे थे। जैसे माइकल उनके निकट पहुंचा, 2 और गुंडे जैसे दिखाई देने वाले व्यक्ति वहां आ गए। माइकल ने उन गुंडे से कुछ कहा तो वह सब पलटकर विनोद की तरफ देखने लगे। एक गुंडे को विनोद ने पहचान लिया। माय गॉड, यह लाल गाउन वाला तो टाइगर है, बंबई का सबसे बड़ा बदमाश और हत्यारों का बेताज बादशाह। फिर वह रीना की ओर घुमा। जितना बुरा वह खुद है उतने ही बुरे उसके दोस्त हैं। बाय द वे, यह गधा था कौन? रीना जी, मेरा पति। विनोद की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आपका पति? क्या नाम बताया था आपने उसका? माइकल, माइकल दी लोइन। विनोद को आश्चर्य का दूसरा झटका लगा। उसके मुख से निकला, लोइन? माइकल दी लोइन? इसका आपका मतलब मद्रास का मशहूर गुंडा? हाँ, इसका मतलब आप उससे परिचित हैं। मैंने उसके बारे में केवल सुना है, वह बहुत बड़ा बदमाश है
अनगिनत हत्या कर चुका, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आपने बिल्कुल ठीक सुना मिस्टर विनोद। विनोद गहरी सोच में डूब गया। मद्रास का माइकल द लॉयन, बंबई का टाइगर, दिल्ली का मोनी और यह दूसरे गुंडे यहाँ पोर्ट ब्लेयर में क्यों एकत्रित हुए हैं? यह मात्र संयोग है या यह सब मिलकर कोई खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं? कहीं मोनी की हत्या का संबंध इन्हीं लोगों से तो नहीं है? विनोद जी, क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, आपका पति सचमुच खतरनाक है। तो आप मेरी मदद करेंगे न? विनोद को उत्तर देने ही वाला था कि उसने देखा टाइगर बदमाशों की उस ट्रॉली से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। वह विनोद से परिचित था। यह टाइगर इधर क्यों आ रहा है? पता नहीं। निकट आकर टाइगर ने गंभीर स्वर में कहा, हेलो मिस्टर विनोद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तफरी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं माइकल द लॉयन? आप और उस आपके यह खतरनाक साथी, हम लोग भी यहाँ सैर सपाटे के लिए आए हैं। मेरा दोस्ताना मशवरा मानो मिस्टर विनोद, कभी इन लोगों के रास्ते में आने की कोशिश न करना। मशवरे के लिए धन्यवाद मिस्टर टाइगर, लेकिन मुझे हैरत है कि विभिन्न शहरों के मशहूर बदमाश एक साथ तफरीह करने क्यों आए हैं। आप इस बारे में नहीं सोचे तो अच्छा है। मैंने आपको चेतावनी दे दी है, आगे आपकी इच्छा। मैं आपकी चेतावनी याद रखूंगा मिस्टर टाइगर। उसके बाद टाइगर वापस अपने साथियों के पास चला गया और विनोद ने रीना से कहा, ऑल राइट रीना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि यह सारे बदमाश यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम यह राज आसानी से अपने पति से मालूम कर सकती हो। अगर आप मेरी मदद करने का वायदा करें तो मैं आपका यह काम कर दूंगी। ठीक है, मैं वायदा करता हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारो और क्रोध में पैर पटकती हुई अपने पति के पास चली जाओ। क्यों? रीना ने आश्चर्य से कहा। इसलिए कि तुम्हारे पति को शक न हो कि हमारे बीच दोस्ती हो गई है। तुम जाकर उसे कहना कि तुमने मुझे शरीफ आदमी समझा था, लेकिन मैं गुंडा निकला। मैं आपकी बात समझ गई विनोद जी। फिर रीना ने चेहरे पर क्रोध लाकर जबरदस्त अभिनय का परिचय देते हुए विनोद के मुंह पर थप्पड़ मारा। तड़ाक। विनोद को थप्पड़ लगते देखकर दूर खड़े बदमाश हंसने लगे। हा हा हा। और विनोद सर झुकाए होटल की इमारत की ओर चल दिया। अपने कमरे में आकर जैसे विनोद ने दरवाजा बंद करना चाहा, एक लंबा तगड़ा बेरा भीतर प्रविष्ट हुआ। यह बेरा तो नहीं लगता। विनोद का अनुमान ठीक था। बेरे ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मोनी 15 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है। माय गॉड, यह मुझे मोनी समझ रहा है। इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक था। लगता है असली चक्कर शुरू हो चुका है। यह व्यक्ति मुझे मोनी समझकर कहीं ले जाना चाहता है। एक निर्णय करने के बाद विनोद अलमारी से कपड़े निकालने लगा, तभी एक सुंदर लड़की भीतर प्रविष्ट हुई। मिस्टर मोनी। विनोद लड़की को देखकर सोच में पड़ गया, जबकि लड़की कह रही थी, मुझे डॉक्टर साकाल ने भेजा मिस्टर मोनी। यह भी मुझे मोनी समझ रही है। डॉक्टर साकाल? हाँ। विनोद को यह नाम कुछ परिचित सा लगा था, लेकिन वह यह याद न कर सका कि उसने यह नाम कहाँ सुना था। फिर संभल कर बोला, ओ डॉक्टर साकाल, लेकिन आपका नाम क्या है? सोनिया। मैं सोनिया हूँ। क्या कर लड़की विनोद की ओर बढ़ी तो उसके बगल में दबा हुआ बॉक्स फिसल कर नीचे गिर पड़ा। ओह, मेरा बॉक्स। विनोद ने उसका बॉक्स उठाकर देते हुए कहा, यह लीजिए, थैंक्स। मोनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं। तुम मूर्ख हो। डॉक्टर साकाल इंतजार करना पसंद नहीं करते। डॉक्टर साकाल? हाँ, जल्दी करो, तुम्हारे पास तैयार होने के लिए केवल 2 मिनट है। विनोद ने सोनिया की ओर देखकर कुछ कहना चाहा, मगर वह पहले ही बोल उठी, तुम जाओ मोनी, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सोनिया दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद, चलो जल्दी करो, चलता हूं भाई। विनोद ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और जूते के फीते बांधने लगा। तभी बैरी ने उसकी बांह पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मुझे फीते तो बांधने। मगर बैरा उसे लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। यह क्या बदतमीजी है? शट अप। होटल के बाहर आकर बैरा उसे समुद्र तट पर ले आया। तट पर एक मोटर बोट खड़ी थी। बैरे ने आदेश दिया, बोट में बैठो।
मगर तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? अचानक बैरे ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर विनोद की ओर तानते हुए कहा, मूर्खतापूर्ण प्रश्न करके समय नष्ट मत करो, चलो बोट में बैठो। ओके। वो दोनों बोट में बैठे गहरे समुद्र की ओर जा रहे थे। बैरा बोट चला रहा था। यह बैरा मुझे काफी खतरनाक लगता है, पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा है। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। तट से काफी दूर आने के बाद समुद्र में एक स्टीमर लंगर डाले खड़ा दिखाई दिया। क्या हम उस स्टीमर पर जा रहे हैं? हाँ। उसकी बोट स्टीमर से लटक रही रस्सी की सीढ़ी के पास जा पहुंची। सीढ़ियों के ऊपर दो आदमी पिस्तौल लिए खड़े थे। तुमने बहुत देर कर दी, इस मूर्ख के कारण देर हुई है। फिर बेरा विनोद को लिए वह स्टीमर में बने एक होलनुमा कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस कमरे का दृश्य देखकर विनोद को आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा। अध्यक्ष के स्थान पर डॉक्टर साकाल बैठा था। विनोद की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थी और मस्तिष्क कह रहा था, माय गॉड, यह सारे व्यक्ति पूरे देश के गुंडों, हत्यारों और स्मगलरों के सरदार हैं। वो यह डॉक्टर साकाल से भी मैंने पहचान लिया, यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। विनोद ने उपस्थित हर एक व्यक्ति उस समय विनोद को घूर रहा था। कमरे में उपस्थित हर एक व्यक्ति इस समय विनोद को घूर रहा था। क्या मैं यहाँ से जीवित बचकर जा सकूंगा? तभी वहां साकाल का स्वर गूंजा, तुम मोनी नहीं हो, बोलो कौन हो तुम? मर गए। सुनकर विनोद चौंका। फिर स्वयं को संभाला और क्रोध का अभिनय करते हुए बोला, मोनी? कौन मोनी? और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह व्यक्ति जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लाया है? इसने मुझे जूते के फीते भी नहीं बांधने दिए। कुछ क्षण कमरे में खामोशी छाई रही। फिर डॉक्टर साकाल पुनः बोला, पहले तुम बताओ मिस्टर, तुम कौन और मोनी के कमरे में क्या कर रहे हो? फिर वही मोनी, मैं कह चुका हूँ कि मैं किसी मोनी को नहीं जानता। आज सुबह मैंने वह कमरा लिया है, लेकिन वह कमरा तो मोनी के लिए बुक था। हाँ, होटल का क्लर्क भी यही कह रहा था कि वह कमरा मोनी के लिए बुक था, लेकिन अचानक ही उसकी रिजर्वेशन कैंसिल हो गई थी, अतः क्लर्क ने वह कमरा मुझे दे दिया। वो उसकी बात सुनकर सारे बदमाश आपस में खुसर खुसर करने लगे और वह सोच रहा था, यह बदमाशों की कोई विशेष कॉन्फ्रेंस चल रही है और मोनी इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने यहाँ आया था। शायद उसे वह चोरी की आवाज सामान डॉक्टर सौकाल को पहुंचाना था, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। फिर उसके विचारों की श्रृंखला टूट गई। डॉक्टर साकाल कह रहा था, मेरे साथी कह रहे थे कि तुम मुंबई के मशहूर प्राइवेट जासूस विनोद राणा हो। हाँ हूँ। जासूस होना कोई अपराध है क्या? मिस्टर विनोद, सच सच बताओ कि तुम पोर्ट ब्लेयर क्यों आए हो? मैं केस के सिलसिले में आया था। फिर विनोद ने नकली चोर की कहानी सुनाकर कहा, अब मैं यहाँ तफरीह के लिए रुका हुआ हूँ। ओके मिस्टर विनोद, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन याद रखो हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पब्लिसिटी नहीं चाहते। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो यह भूल जाना कि तुमने यहाँ किसी को देखा था। भूल जाऊंगा। फिर साकाल ने बैरों को संबोधित करते हुए कहा, मार्शल, विनोद को बाहर ले जाओ और जब तक कॉन्फ्रेंस चल रही है इसे स्टीमर पर ही रखो, बाद में इसे वापस छोड़ाना। यस सर। मार्शल? बैरा, जिसका नाम मार्शल था, विनोद को हॉल से निकालकर स्टीमर के डेक पर ले आया। तो यह मार्शल है, मैंने इसका भी नाम सुना है। यह पूना का मशहूर गुंडा है। आखिर यह चक्कर क्या है? यह सब गुंडे मिलकर क्या करना चाहते हैं? विनोद का मस्तिष्क लगातार सोच रहा था, मैं सख्त खतरे में हूँ। जल्दी इन लोगों को मोनी की लाश मिल जानी है और फिर मेरी मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि मैं मोनी के कमरे में था इसलिए ये मेरी हत्या कर देंगे। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। यह लोग यही समझेंगे कि मैंने ही मोनी की हत्या की है और उसका सामान भी गायब कर दिया है। यह सोचकर विनोद ने इधर उधर देखा। डेक पर मार्शल के सिवा और कोई नहीं था। भागने का अच्छा मौका, मुझे तुरंत युक्ति लड़ानी हो चाहिए। विनोद राणा का यह संदेश आपके लिए है पाठकों। दोस्तों, मैं भी यहाँ से भागने का प्रयास करने वाला हूँ, लेकिन सफल होता हूँ या नहीं। अगर मैं भागने में सफल हो गया तो ये सारे बदमाश मेरे शत्रु हो जाएंगे। मुझे इनसे अपनी जान भी बचानी होगी और मंत्री जी का चोरी हुआ सामान भी खोजना होगा और यह भी जानना होगा कि यह सारे गुंडे पोर्ट ब्लेयर में क्यों एकत्रित हुए हैं। अगर मैं यहाँ से भागने में सफल हो गया तो शेष कहानी आपको अगले अंक कातिलों का शहर में सुनाऊंगा।
अगले पल, एक सिगरेट पिलाओगे मिस्टर मार्शल? मार्शल ने जेब से सिगरेट निकालकर उसकी ओर बढ़ाई, मगर विनोद ने पैकेट लेने के बजाय उसका हाथ पकड़कर जूडो का एक दाव लगाया। उफ! हवा में दायरा सा बना था वह मार्शल का शरीर डेक के फर्श पर गिरा। फिर विनोद उसे संभलने का अवसर दिए बिना उस पर टूट पड़ा। आह! इस ठोकर ने मार्शल को बेहोश कर दिया। उसे वहीं छोड़कर विनोद स्टीमर से लटकी सीढ़ी की तरफ भागा। अगर सीढ़ी पर पैर हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। भाग्य ही शायद उसका साथ दे रहा था। सीढ़ी पर सचमुच पैरा नहीं था। वह तेजी से सीढ़ी पर लटक गया और नीचे उतरने लगा। बोट में पहुंचकर उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से तट की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। उसका सेकंड पार्ट है कातिलों का शहर। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कातिलों का शहर में।